हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो हम शुरू करने वाले हैं आज नमक स्वादानुसार की सेकंड लास्ट स्टोरी या फिर कह लें कि 8th स्टोरी ऑफ दिस बुक, जिसका नाम है विद्रोह। तो स्पीड के लिए 1.5x और 2x में देखिएगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइएगा, ताकि आपको स्टोरी सुनने में मजा आए और मुझे सुनाने में। तो चलो शुरू करते हैं। विद्रोह है। वल्लाह, ये भी क्या हसीन समय था। सारी दुनिया में क्या खूब बवाला आया हुआ था और उसके रास्ते जो भी आ रहा था नेस्ता नाबूद कर दिया जाता था। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग थे, एक वो जो झुकाने में लगे हुए थे और दूसरे वो जो अब झुकने को कतई ही तैयार नहीं थे। एक वो जो चबूतरे के ऊपर खड़े थे और दूसरे वो जो चबूतरे के नीचे से गला फाड़ फेफड़े फाड़ नारे लगा रहे थे। चबूतरे से नीचे उतरो साले बुर्जुआ। एक वो जो बंदूक की नाल की इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाल की उस तरफ थे, लेकिन फिर भी दहाड़ दे तो साला बंदूक का बैरल गोली सहित ब्लास्ट कर जाए। फ्रांस, रशिया, सेंट्रल यूरोप, अमेरिका, चीन, भारत समेत दुनिया के कोने कोने में क्रांति के जगन्नाथ की रथ यात्रा सरपट चल निकली हुई थी। हईशा 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 हईशा। इधर भारत में सुनने में आया कि कार्ल मार्क्स नाम के किसी वीर बहादुर ने कम्युनिज्म नाम का एक ऐसा शक्तिशाली ओरेंग उटांग जना है जो कैपिटलिज्म के बड़े बड़े चिंपांजियों को ऐसे हजम कर जाता है जैसे चूरन चटनी की फाक भर की गोली। बड़ी असरदार फिलोसॉफी है साहब, ऐसा सुनने में आया है। रामबाण है मियाँ, छू काली कलकत्ते। पढ़कर अंग्रेजों पे फेंक दो तो साले दुम दबाकर रानी सहित भाग जाएं। सब दीवाने थे। कम्युनिज्म का ही दूसरा नाम है सोशलिज्म है। दोनों भाई भाई हैं, साथ खड़े हो जाएं तो राम लक्ष्मण लगते हैं। 2 चम्मच सोशलिज्म में गांधी जी का सहित सत्य अहिंसा आंदोलन मिला दो और अंग्रेज भस्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर बड़ी उम्मीद और हौसले का दौर था और इसके चलते बुर्जुआ वर्ग अपनी तशरीफ को बचाने में मशगूल था और शोषित वर्ग उनकी तशरीफ के पीछे पूरे जोश खरोश से हाथ धोकर पड़ गया था। गांधी जी के पीछे पीछे सारे भारतवासी उम्मीद भरी आंखों से टकटकी लगाए कदम ताल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा नया मंत्र होगा नॉन कोऑपरेशन। लोग बोले जय गांधी महात्मा। उन्होंने कहा कि आज से कोई अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, दफ्तर में कोई काम करने नहीं जाएगा, जी हुजूरी, चाकरी, आज्ञा पालन सब बंद। सबने कहा जय गांधी महात्मा। छोटे छोटे बच्चे भी अपना बस्ता नालियों में फेंककर आंदोलन में शामिल हो गए। अंग्रेजों के लिए एडवांस में चरखे से खादी के कफन सिले जाने लगे। सब ठीक चल रहा था कि कुछ लोगों ने ज्यादा जज्बाती होकर चोरी चोरा में पुलिस चौकी में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी ने इस बात से खफा होकर आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। बोले कि देशवासी अभी आजादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, मैच्योर नहीं है। देशवासियों का दिल टूट गया, यहाँ तक कि बच्चों का भी। ऐसा लगा कि कांग्रेस की कोख में पलने वाला आजादी का शिशु बिलबिलाते हुए चुप हो जाएगा। खूब मातम पुरसी हुई, लेकिन फिर नए जोश से नया एजेंडा लाने के ख्याली धक्कम पेल शुरू हो गया और जल्दी ही नया एजेंडा आया भी। फिर से सभी लोग मोबिलाइज होकर चौचक तैनात हो गए। इन सबके बीच लाहौर के एक विचार समृद्ध इलाके में बहुत सारे सरफरोशी की तमन्ना वाले नौजवानों के बीच माणिक नाम का एक नौजवान था। अजीब था, अलग था। जब उसके सारे साथी मार्क्स, लेनिन, गांधी और चचा नेहरू का मुंह ताक रहे थे, वो चचा गालिब को टुकुर टुकुर निहार रहा होता था। सब कहते थे ऐसे नाजुक समय में इश्कबाजी और शेरो शायरी हराम है, हुस्न हराम है। आज़ादी को अपनी दुल्हन बनाओ। फिर भी उसे कम्युनिज्म की मोटी मोटी किताबों से गालिब का एक छोटा सा शेर ज्यादा वजनी और दिलचस्प जान पड़ता था। कोई कितना भी इंकलाब को जिंदाबाद करे, वो बेशर्मियत से गालिब के शेरों के रोमांटिक तस्वुर का तंबू तानकर बुलंद कर देता था और उसमें चैन की बंसी बजाता था। बड़के भैया एक अरसे से कम्युनिज्म का कच्चा चिट्टा खोल कर
उसकी बेदागियत और पाक साफ गोई से माणिक को परिचित करा रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। बड़के भैया को आश्चर्य होता था कि ये ढीठ कैसे इतनी बेअदबी से मार्क्स की किताबों पर गालिब के शेर का मुंह कर चला जाता है। लगता है जैसे अपनी जवान की कड़छी से गजलों का छोका लगाने का मकसद सिर्फ बड़के भैया का कलेजा जलाना ही हो। खैर, लगन तो लगन थी, इस संग लागे या उस संग। उसकी लगन एक लड़की से लग गई थी और वो कमबख्त थी भी ऐसी। कोई उससे लगन क्यों न लगाए, वो थी ही इतनी दिलकश कि उसके आगे सब कुछ बदसूरत था। गांधी के सर पर बाल नहीं थे, मार्क्स के सर और चेहरे पर जरूरत से ज्यादा बाल थे, और वहीं उस लड़की के सर पर एक एक बाल जैसे खुदा ने खुद काढ़ा हो। उसके बाल घुंघराले थे और भगवान ने उस अपनी उंगलियों से घुमा घुमाकर उसके बालों में गोल गोल लच्छे बना दिए थे, ताकि बालों की महक उनके लच्छों में कैद हो जाए। चलो मान लिया कि मार्क्स कुछ कहता तो पूरी की पूरी भीड़ सोचने पर विवश हो जाती, लेकिन जब ये मुई कुछ भी कहती तो पूरी की पूरी भीड़ सोचना ही छोड़ देती। तो क्या हुआ कि गांधी जी के कहने पर सबके सब तश्तरियां उलटकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। माणिक भी शर्त लगाकर कह सकता था कि अगर ये मर्जानी अपने हाथ से खाना परोस देती तो अच्छे अच्छे हड़ताली खुद अपनी उंगलियां चाट चाट कर भूख हड़ताल छोड़ देते। इनकलाबी तो क्या, भूखी तश्तरियां वे खुद ब खुद अपनी तांबे की आंतें हजम करके व्रत तोड़ देती। माणिक बड़के भैया को ऐसी तमाम दलीलें वक्त बेवक्त देता रहता था, क्योंकि वह जानता था कि क्रांति के महान चढ़ावे में एक चम्मच घी की छोंक लगा सकना अपनी औकात के बाहर था। मगर हाँ, प्रेम के चढ़ावे में वो किसी भी वक्त अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता था, और उसके बदले आह तक न कहता। बड़के भैया ने कितनी ही बार उसे अपने साथ जुलूसों में ले जाना चाहा, लेकिन उसका कहना था कि वो कायर था और उसे खून और लाठियों से डर से ज्यादा घिन आती थी। आज फिर बहुत देर तक माणिक और बड़के भैया की बहस चली, लेकिन माणिक को एक बार फिर गालिब ज्यादा हसीन मालूम हुए और वो फिर एक शेर गुनगुनाते हुए निकल पड़ा। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। बड़के भैया ने अशफाक को याद किया और सरफरोशी की तमन्ना उसके मुंह पर दे मारनी चाहिए, लेकिन तब तक एक और जवाबी शेर उनके तमतमाए लाल गालों पर सुर्ख लाल गुलाब की तरह चिपकाया जा चुका था। इब्तदाए ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इश्क की ओवरडोज से अशफाक जमीन पर धराशायी मिले तो बड़के भैया समझ गए कि जब किसी के कानों में इतना मैल और खूंट भरी हो तो उसे सिर्फ तजुर्बे की दियासलाई से ही खोदा जा सकता है, और जब तक खूंट निकलेगी नहीं तब तक ऐसी कोई भी बात माणिक के कानों में घुसेगी नहीं। ये सब कोशिशें बेकार हैं। माणिक आनन फानन पार्क आ गए, घुंघराले वालों वाली लड़की से मिलने जिससे उनको इश्क लग गया था। पार्क में एक बेंच पर माणिक और लड़की बैठे थे और पार्क में आए तमाम तरह के लोगों को देख रहे थे। यहाँ ज्यादातर लोग वही थे जो दीन दुनिया में घट रही बातों पर चर्चा कर रहे थे। आगे भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कांग्रेस का कब कौन अधिवेशन कहाँ होने वाला है, वहाँ चर्चा का क्या मुद्दा होगा, बाहर की दुनिया में आजकल क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चल फिर रही है, पहले विश्व युद्ध के बाद जापान, जर्मनी और इटली में क्या नई खुसफुस है, वगैरह वगैरह। माणिक ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। हाथ धीरे धीरे एक एक इंच करके नीचे सरक रहा था। हाथ वैसे ही रेंगता था जैसे पौली मिट्टी पर एक सेहतमंद केंचुआ। 1 इंच आगे तो चौथाई इंच पीछे। माणिक की उंगलियों को पीछे की हथेली धक्का लगाकर ठेलती थी तो लड़की जोर से सांस लेती थी। जोर से सांस लेने का मतलब होता था कि लड़की की छाती आग्रह करके माणिक की उंगलियों को अपने उभार की ओर पुकार रही है। माणिक हड़बड़ा तो रहे थे, लेकिन लड़की की सांसों की आवाजों ने उनको हौसला मिलता था, और वो बीच बीच में कभी अधीर था तो कभी चालाकी से 1 इंच की जगह 2 इंच का रास्ता चल देते थे। जरा सी देर में कंधे से छाती तक की दूरी तय कर ली गई और उनकी
उनकी हथेली ने लड़की की छाती को ऐसे भर लिया जैसे कोई छोटा बच्चा अपने दोस्तों से छिपाने के लिए मुट्ठी में चॉकलेट भर कर भींच ले। अब लड़की की सांसों से ज्यादा मणिक की सांसों की आवाज आ रही थी। उसके अलावा पत्तों के हिलने की आवाज, कुछ बच्चों के खिलखिलाने की आवाज, कुछ चिड़ियों के बेरोक चहचहाने की आवाज, दूर एक माइक पर भरभराहट भरा अनाउंसमेंट, ये सारी आवाजें उन दोनों का तारतम्य नहीं तोड़ पा रही थी, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में थे, आनंद लीन। तभी भीड़ में नेहरू टोपियों ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़की ने चॉकलेट छीन ली और माणिक ने हथेली। इनकलाब सुनकर थोड़ी देर के लिए पंछी और बच्चे तो डर गए, लेकिन माइक और जोर से हल्ला मचाने लगा। जैसे घर के बच्चे ज्यादा उधम मचाएं तो बाहर आंगन में खटिया पर बैठे बुजुर्ग वार्ग उन्हें शांत कराने के लिए पूरा दम लगाकर डांटना शुरू हो जाते हैं। लड़की हड़बड़ाकर बेंच से उठकर भाग खड़ी हुई। उसने दुपट्टा ठीक किया और माणिक से अलविदा कहा। माणिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो सीधे घर जाकर ही रुकी। लड़की तो चली गई, लेकिन उसका अड़ियल ख्याल अपनी ही जिद में माणिक के दिमाग के दाहिने तल्ले से जाने का नाम ही नहीं लेता था। हार मानकर माणिक एक अंग्रेजी फिल्म का शो देखने चल दिए। दिन और शामें फिल्मों, गजलों और शेरो शायरी की किताबों में ऐसे ही बीत जाते थे, लेकिन रातें नहीं बीतती थी। लड़की ने न जाने किस वजह से पार्क आना छोड़ दिया था, और उसके साथ साथ चिड़ियों ने। हाँ, अब कौवे जरूर आते थे और माणिक को कानी नजर से देखते रहते थे। आखिरी मुलाकात से 2 मुलाकात पहले एक बार माणिक ने लड़की से पार्क में ही पूछा था कि क्या वो उनसे शादी करेगी। लड़की ने साफ कहा, हट रे, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी। माणिक हंसकर बोले, मुझे पता है कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। और फिर उसके बाद धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। अब जब भी माणिक पार्क में बैठते तो उनको वही बातें याद आती रहती। मन में तमाम तरह की आशंकाएं होती थी कि क्या सच में वो उनसे शादी नहीं करेगी, और क्या अब वो पार्क में कभी नहीं आएगी। पर वो ऐसा क्यों करेगी। माणिक ने याद किया कि जब भी उन्होंने उससे ये पूछा कि क्या वो उनसे प्यार करती है, तो उसने जवाब में हाँ ही कहा था। हाँ, बराबर प्यार करती हूँ, ऐसा कहा था। उसके बाद माणिक आश्वस्त हो गए थे। बस उन्हें एक ही चीज कचोटती रहती थी, और वो ये कि लड़की को गालिब जरा भी नहीं पसंद थे। सोचा जाए तो ये बहुत अजीब बात है कि इश्क करने वाले को गालिब पसंद ना हो। खैर, दिन बीत रहे थे और आंदोलन जोर पकड़ रहा था। टोपियां काटी जा रही थी और कभी कभी टोपियों के साथ हैट भी। सड़क पर कभी कभी कटी हुई टोपियों में सर भी फंसे मिलते थे। माणिक का पाव भर का दिल कटी हुई टोपियां देखकर हाफ जाता था, और बड़के भैया का दिल ये देखकर हाफ जाता था कि माणिक अभी भी दिल जले आशिक के भेष में खटिया पर औंधे मुंह पड़े रहते थे। लेकिन उनको समझाने के बजाय वो अभी भी उस समय के आने का इंतजार कर रहे थे जब वक्त की दियासलाई माणिक के कान में जमा हुई आशिकी का खूंट निकालेगी, और उन्हें सुई की गिरने की आवाज चीख से भी बुलंद सुनाई देगी। और एक दिन वो हुआ भी। माणिक के दोस्त ने उन्हें शाम को खबर दी कि लड़की की शादी मार्क्स के दुश्मन एक बुर्जुआ से तय कर दी गई है, और लड़की ने भी हाँ कर दी है, क्योंकि लड़की का मानना था कि आज के समय में पूंजीवाद को तो नकारा जा सकता है, लेकिन पूंजीपति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसकी शादी जिससे तय की गई थी वो बतेरे पैसे वाला इंसान था। ब्रिटिश सरकार के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। वैसे देखा जाए तो बैठना कम और उठना ज्यादा था, लेकिन ये भी क्या कम बात थी कि वो उनके घर द्वार तक पहुंच जाता था। माणिक ऐसे बिलबिला गए जैसे किसी ने हाथ की छोटी उंगली पर बूट रख दिया हो और मुंह में अंगोछा ठूस दिया हो। छटपटाते हुए माणिक काख में गालिब की किताब खोसे लड़की के घर तक फनफनाते हुए जा पहुंचे। दरवाजा लड़की ने नहीं खोला, लड़की के भाई ने खोला। उसके बाल घुंघराले नहीं थे, इसलिए उसने माणिक के चेहरे पर स्वदेशी जूता भी जड़ा और विलायत का लेदर भी। माणिक के अंदर से पहली बार आवाज आई, इनकलाब जिंदाबाद। 23 बरस में पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसकी धमनियों में खून जैसा कुछ गुड़गुड़ कर रहा है, और वो अभी बाहर नहीं आया तो शिराएं उसे भलभलाने का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और इस बखत नहीं तो अगले बखत देर सवेर जोर से फट पड़ेगी।
फटी हुई शिराएं खून का फव्वारा बन जाएगी। उसे बड़के भैया की याद आई और वो इंकलाब को जिंदा करके उसे आबाद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अब की बार उसके माथे पर सीधे लाठीचार्ज हुआ, वैसे ही जैसे लाला लाजपत राय के माथे पर लाठी पड़ी थी। उसने इधर-उधर रो पीट कर सबसे मदद मदद की गुहार लगाई, लेकिन इस पूंजीपति से लड़ने कोई मार्क्स नहीं आया। गांधी तो वैसे भी अहिंसावादी थे, तो उनसे मदद की आस लगाना बेईमानी ही थी। माणिक ने गालिब को याद किया तो पता चला कि वो तो किसी मैखाने के चक्कर लगाने में मशगूल था, क्योंकि वहां उसे उसका नया मिसरा या शेर मिल सकता था, और गालिब के एक शेर की कीमत एक आम जिंदगी से कई ज्यादा होती है। इसी बीच हल्ला मचा कि भगत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। बड़के भैया अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ जवाबी कार्यवाही में निकल पड़े। लाठियां चली तो लाठियों का रास्ता रोकने के लिए सर और छातियां आईं। चाकू खरबूजे पर गिरे और कहीं-कहीं खरबूजे खुद चाकू पर सगर्व कूद पड़े। चारों ओर से दहाड़ने की आवाजें भी आ रही थी और चीखने पुकारने की भी। कभी दहाड़ने की आवाज चीखने की आवाज को ढक लेती थी, तो कभी चीखने की आवाज दहाड़ने की आवाज को। इधर मैखाने में अपना नया मिसरा खोज लेने के बाद मणिक मियाँ का हालचाल लेने साक्षात गालिब झूमते हुए आए। उसकी तरफ पान की गिलोरी और थोड़ा सा चूना बढ़ाया, लेकिन निशाना गलत लग गया और जरा सा चूना माणिक के जख्मों पर गिर गया। माणिक तिलमिलाया, बिलबिलाया, लेकिन कुछ कह नहीं सका, क्योंकि वो कमजोर था और खून के रंग भरे से उसे बड़ा डर लगता था। लेकिन उसने देखा कि गालिब के गुलाब और पान के कत्थे का रंग भी वही था, गाढ़ा लाल भूरा रंग। उसके जी में आया कि वो भी कुछ ऐसा कर दिखाए कि साले इश्क को गाली देने वाले और उसे कमजोर कहने वाले का कलीजा सिकुड़ कर पुड़िया हो जाए। लेकिन तब तक उसके सर पर एक और लाठी पड़ गई। उधर बड़के भैया भी अंग्रेजों की एक लाठी का कोप भाजन बन गए और मौके पर ही मार्क्स की गोद में सो गए। वहां गांधी ने खुद अपनी सफेद धोती बेचारे शहीद को ओढ़ाई थी, और यहाँ गालिब सिर्फ पान चबाने में मशगूल थे। माणिक ने मीर का मुंह ताका तो उसने कहा कि उसे पहले मीर के पास आना चाहिए था। तुम साले गालिब के पास क्यों गए? और वो भी तब जब मीर की गालिब से ठन्नाठनी तनी हुई थी। मीर ने कहा, रेखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। हताश होकर जब माणिक घर आया तो निराशा और गुस्से की चपेट में वो चिढ़कर अमिया काटने की दराती उठा चुका था। काठ के पट्टे और दराती के बीच में उसकी कलाई थी। एक प्रेम कहानी का इससे सस्ता अंत नहीं हो सकता था। जब आखिरी बार मणिक ने लाचारी से गालिब की तरफ देखा तो गालिब ने कहा, मैं तो खुद ही लाचार हूँ मियाँ। माना कि तुमने सारी जिंदगी मेरे लिखे में अपना कलेजा लगा दिया, लेकिन मैं खुद भी तुमसे ज्यादा बेबस इंसान हूँ। बीवी से मेरी पटती नहीं है और मेरे 7 बेटों में से कोई भी जवानी की दहलीज को छूकर नहीं आ पाया। बस शेरो शायरी ही कर सकता हूँ। ऐसे लाचार इंसान से किसी मदद की उम्मीद करना तुम्हारी तरफ से गोया बेईमानी ही तो है। झटके भर में मीर भी गायब हो गए और गालिब भी। माणिक दराती से अपनी नस काटने ही वाले थे कि इसी बीच बड़के भैया के शहीद होने की खबर तेज कदमों में घर पहुंच गई। खबर ने माणिक को अंदर तक झंझोड़ दिया। एक बारगी ख्याल आया कि आत्महत्या कर ही लेता हूँ, लेकिन फिर सहसा एक और डरावना ख्याल आया। कल को बड़े भैया के शहीद होने की खबर राष्ट्रीय अखबार ट्रिब्यून में छापी जाएगी और वहीं किसी सस्ती लोकल मैगजीन में माणिक की कहानी छपी मिलेगी। चटपटी कहानी का मसालेदार शीर्षक होगा, कच्ची कलियां जालिम माली। प्रेम में नाकाम एक शोहदे ने दराती से नस काटकर खुदकुशी कर ली। खून से सनी लड़की की लाश मिली। लड़के के शरीर पर एक खून सनी तहमत और आधी बाह की बनियान थी। पड़ोस वालों का कहना है कि कुछ समय से लड़के की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो इस बात से दुखी था कि लड़की की महबूबा ने उसे लात मारकर एक व्यापारी से शादी कर ली। माणिक ने हाफते हुए राष्ट्रीय समाचार पर ट्रिब्यून से लोकल मैगजीन का गला दबाकर उसकी सांसें घोट दी और लोकल मैगजीन में छपने वाली अपनी फोटो छपने से पहले निकाल कर फाड़ फेंकी।
अगली सुबह माणिक ने लड़की को खत लिखा और एक लिफाफे में ट्रिब्यून के उस पेज के साथ लड़की को भेज दिया जिसमें बड़के भैया के शहीद होने की खबर छपी थी। खत में सिर्फ एक शेर लिखा गया था जो कि गालिब ने कहा था, अश्क आंखों में कब नहीं था, अश्क आंखों में कब नहीं था, लहू आता है जब नहीं था। और शेर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में अंडरलाइन करके लिखा हुआ था, विद्रोह। सो ये है हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, मैंने इसको अच्छे से सुनाई होगी। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो तब तक आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।